मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले राज्यसभा के सांसद आज गुजरात के एक दिवसीय दौरे पर। मोदी सरकार की उपलब्धियां, लव जिहाद कानून और कृषि कानून को लेकर के कई चर्चाएं की, प्रेस को संबोधित किया। देखें हमारी राहुल पांडे की इस खास रिपोर्ट में। सभी पत्रकारों का मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते मोदी सरकार में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से मुझे मंत्री बनने का मौका मिला है। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने आरपीआई को दूसरे बार मतलब मंत्रिमंडल में मौका दे दिया है। तो मैं यूपीए में था, लेकिन यूपीए वालों ने, सोनिया गांधी जी ने मुझे मंत्री पद का मौका नहीं दे दिया था, मुझे धोखा दिया था। तो अभी मैं नरेंद्र मोदी सरकार में मैं हूँ। तो अभी जो मंत्रालय मेरा है, अभी हमारे कैबिनेट ने निर्णय ले लिया है कि 59,000 करोड़ रुपया मंजूर कर दिया है, 59,000 करोड़ रुपया स्कॉलरशिप के लिए। और 5 वर्षों में 4 करोड़ स्टूडेंट को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ होगा। जो मैट्रिकोत्तर जो स्कॉलरशिप होती है, 9th 10th वगैरह जो होती है, उसके लिए कम से कम 1.5 करोड़ स्टूडेंट को उसका फायदा होगा। और दूसरी एक ओवरसीज हमारी स्कॉलरशिप है, उसमें 50 लाख, 60 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख जितना भी पैसा हमको लगता है 4-5 साल के कोर्स का, वो पैसा हम देते हैं। लेकिन जिसका इनकम 8 लाख के अंदर है, ऐसे स्टूडेंट को हम ओवरसीज स्कॉलरशिप देते हैं। और हर साल मेरा मंत्रालय 100 से ज़्यादा स्टूडेंट को बाहर भेजते हैं। मेरा जो अम्बेडकर फाउंडेशन है, अम्बेडकर फाउंडेशन के तरफ से इंटरकास्ट मैरिज को हम 2.5 लाख रुपए देते हैं। और हर साल में पूरे देश भर में कम से कम 1 लाख से ज़्यादा जो रिकॉर्ड हमें मिलता है, उसके मुताबिक 1 लाख से ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिज होते हैं। तो जाति व्यवस्था को अगर ख़त्म करना है, तो मुझे लगता है कि इंटरकास्ट मैरिज एक बहुत बड़ा एक शस्त्र है, उससे 2 समाज एक साथ आ सकते हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा थी कि देश में समानता आनी चाहिए, दलित और सवर्णों में जो भेद है उसको खत्म करना चाहिए, और सभी लोगों ने एक साथ आकर देश को मजबूत करना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की फिलॉसफी थी। देश सबसे बड़ा है, अपनी जात, धर्म, भाषा, पार्टी, इससे देश बड़ा है। और जब जब देश पर संकट आता है, तब सभी लोगों ने एक साथ खड़ा रहना चाहिए। आपका मुंह कोई बंद नहीं कर सकता है, लेकिन अगर अनावश्यक टीका, जिस तरह राफेल के मुद्दे पर 2019 में राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा वातावरण तब तक किया था, लेकिन बीजेपी को 303 सीटें मिली। इसका मतलब ये है कि आम आदमी, मिडिल क्लास का आदमी बड़ी संख्या में मोदी जी के साथ है। और इसीलिए ये जो कानून है, किसानों का अदानी और अंबानी को मजबूत करने के लिए कानून नहीं है। ये प्रचार हो रहा है कि भाई अदानी और अंबानी के पास बहुत सारे बिजनेस है। ये दोनों भी गुजरात के रहने वाले हैं। और धीरू भाई अंबानी मतलब जूनागढ़ से मुंबई में आए थे, तब उन्होंने मतलब चतुर्थ श्रेणी का भी काम उन्होंने किया था। और बाद में रिलायंस कंपनी फॉर्म करके लाखों लोगों को रोजगार भी उन्होंने दे दिया है। तो उनके लिए बहुत सारे धंधे हैं। किसानों के माल पर वो ज़्यादा बड़े हो गए, ऐसा आरोप करना ठीक नहीं है। तो इसलिए मोदी जी को खाली अदानी अंबानी के लिए वो काम नहीं कर रहे, वो किसानों के लिए काम कर रहे, मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये आरोप गलत है कि भाई अदानी और अंबानी के लिए मतलब ये कानून लाया है, ये गलत है। अठवाली जी, आज 40 दिन हो गए कृषि कानून को लेकर जो किसान धरने पे बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे आपकी, मतलब सरकार और किसानों के बीच में बातचीत नहीं हो पा रही है? नहीं, बातचीत हो रही है, लेकिन एक ठोस नतीजा नहीं निकल रहा है। हाँ, मतलब बातचीत तो 8 बार हो चुकी है, लेकिन अभी किसान अडामंड इसलिए है कि भाई हमने भी आंदोलन करते करते मैं इधर पहुंचा हूँ।
तो हमने बहुत सारे आंदोलन किए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने की आवश्यकता होती है वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। अभी किसान अगर कानून पीछे ले लो बोलेंगे तो जो मैंने पहले भी बोला कि हर कानून पीछे लेने की मांग हो सकती है। लोकतंत्र में पार्लियामेंट में जब चर्चा होती है तब कोई विरोध करता है, कोई सपोर्ट करता है, तो हर कानून के लिए आंदोलन होता रहेगा तो फिर हर कानून पीछे ले लो ये मांग होती रहेगी, तो फिर ये बात अच्छी नहीं। तो इसीलिए इसमें क्या आपको गलत लगता है? ये अगर आप वो सुझाव देते तो उनको लगता है कि एमएसपी धोखे में आ जाए। एमएसपी के लिए दिक्कत देने के लिए सरकार तो तैयार है, एपीएमसी को धक्का नहीं लगेगा। और आप चाहते हैं कि भाई मंडी में नहीं बेचेंगे, एपीएमसी में बेचेंगे तो उधर बेचिए, वहाँ कोई विरोध नहीं है। लेकिन कोई किसान ज़्यादा पैसा मिलता है इसीलिए मंडी में अगर बेचना चाहेगा तो उसको परमिशन देने वाला बिल है, इनकी आमदनी दुगुनी करने वाला बिल या का कानून है। तो इसीलिए समझ कर लेने की आवश्यकता है अभी। इसीलिए पंजाब में ही ज़्यादा विरोध हो रहा है, बाकी के राज्यों में किसान का इतना विरोध नहीं नजर आ रहा है। तो पंजाब वालों को क्यों मतलब दुख हो रहा है मुझे मालूम नहीं है। और इतने बार अगर बातचीत चल रही है तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो मार्ग अभी निकलेगा। अभी शायद 1-2 दिन में, कितनी तारीख को मीटिंग है? 9 तारीख को, 8 तारीख को, हाँ 8 तारीख को जो मीटिंग है इसमें फैसला होना चाहिए। और जो ठंडी में किसान बैठे हैं, बारिश दिल्ली में आ रही है, उससे मतलब किसानों की स्थिति बहुत बड़ी मतलब अच्छी नहीं है। और हम भी किसानों को तकलीफ देना नहीं चाहते, लेकिन कानूनी पीछे ले लो यही आग्रह करते रहेंगे तो फिर सरकार का ना इलाज है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें किसानों ने थोड़ा सा विचार करके विचार करना चाहिए। और एक किसान नेता ही किसानों के विरोध में है ही क्या, इसी तरह का प्रश्न हमारे मन में खड़ा होता है, क्यों इतना तकलीफ दे रहे। बातचीत लोकतंत्र में होती रहती है, अभी कानूनी पीछे ले लो, इसी तरह का अगर ये स्टैंड लेंगे तो ये ठीक बात नहीं है। 18 किसानों का कहना है कि मकर संक्रांति के दिन हम ये तीनों बिल को जलाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहते हैं कि एक तरफ हम बिल वापस नहीं लेंगे और एक तरफ कहते हैं कि हम किसानों का वो करते हैं। अगर वो मकर संक्रांति दिन जलाएंगे तो जलने से क्या होता है, मतलब वो पेपर जल जाएगा, लेकिन कानून तो राष्ट्रपति के हाथों से सिग्नेचर होकर कानून बन चुका है। वो एक आंदोलन करके वो जलाएंगे वो ठीक है, लेकिन अगर वो कानून जलाएंगे तो हम किसानों के हाथ में हाथ मिलाएंगे। मतलब हम किसानों के हाथ में हाथ मिलाकर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। तो अभी वो तो क्या करना है वो तो उनका अधिकार है, लेकिन कानून जलाने से कोई कानून जलेगा नहीं। कानून तो है जो बन गया है, पार्लियामेंट ने पास किया है, लोकसभा ने पास किया है, राज्यसभा में चर्चा हुई नहीं। राज्यसभा में ये लोग हंगामा करते रहे, टेबल पर चढ़ते रहे, वो कानून तोड़ते फाड़ते रहे, इसलिए चर्चा हुई नहीं। लेकिन लोकसभा में चर्चा होकर बहुमत से कानून पास हो चुका है। तो इसीलिए मुझे किसान नेताओं को मेरा कहना है कि आपने थोड़ा सा शांति से विचार करने की आवश्यकता है। और इतने दिन कभी आंदोलन होता नहीं है, अभी 30-31 दिन हो रहे हैं। क्यों किसानों को तकलीफ दे रहे हो आप? क्योंकि किसानों का मतलब अंत बात देख रहे हो आपके जो नेता लोग हैं, वो नेता लोगों ने इसमें से मार्ग निकालने की आवश्यकता है। और सरकार बार बार बोल रही है कि हम तैयार है, कॉम्प्रोमाइजिंग के लिए तैयार है, अमेंडमेंट के लिए तैयार है, जो शंकाएं दूर करने के लिए हम लोग तैयार है। मोदी साहब ने भी मन की बात में भी बताया है, जब 8 राज्यों के किसानों के साथ उन्होंने बातचीत की तब उन्होंने बताया है जो शंकाएं दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है और हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन हमारे तरफ सरकार की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कानूनी पीछे ले लो, इसी आग्रह को लेकर किसान ज़्यादा एडमेंट है। रामदास जी, कोरोना की वैक्सीन को लेकर काफी विवाद चल रहा है और कोरोना की वैक्सीन को लेकर विपक्ष ये कह रहा है ये भाजपा की वैक्सीन है। नहीं, भाजपा की वैक्सीन है तो आप मत लीजिए। अगर जिंदा रहना है तो ले लो, नहीं जिंदा रहना है तो मत लीजिए। और ये भाजपा की वैक्सीन है, भाजपा की वैक्सीन नहीं है ये तो। वैक्सीन ये जो कंपनियों ने तैयार की है, ये कोई भाजपा की कंपनी का नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जी बोल रहे कि भाई भाजपा की वैक्सीन है, लेकिन समाजवादी पार्टी की वैक्सीन हम नहीं बना सकते हैं। मतलब ये वैक्सीन सबकी वैक्सीन है। और ये कोई जिनको लेना, अभी अखिलेश ने बोला है मैं नहीं ले लूंगा तो मत ले लो। सर शिवराज सिंह ने भी मना किया है कि मैं वैक्सीन नहीं अभी लगाऊंगा। शिवराज सिंह चौहान ने भी अभी मना किया हुआ है। किसने? शिवराज सिंह चौहान।
मध्य प्रदेश हाँ, मतलब उन्होंने बोला है कि भाई वो कोई बीमार है नहीं तो वैक्सीन लेगी। सर आप कब लगाओगे? आपकी क्या राय है? आप कब लगाओगे? आपकी क्या राय है वैक्सीन के ऊपर आपकी क्या राय है? आप कब लगवा रहे हैं? मेरी राय ये है कि भाई जिनको डर लगता है उन्होंने वैक्सीन लेनी चाहिए, और वैक्सीन लेना कोई बंधनकारक नहीं है, हर आदमी ने लेना। मैं देखता हूँ वैक्सीन आने के बाद। तो ये सर मंजूरी मिल गई? नहीं, मेरी तबीयत अभी ठीक है। मुझे भी मैंने वो कोरोना का नारा दे दिया था, और कोरोना ने सोचा कि ऐसी इसके पीछे बढ़ना जरूरी है, तो इसीलिए कोरोना मेरे पास भी आ गया। मैं 11 दिन बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट था, लेकिन बाद में मैं एकदम ठीक ठाक हो गया हूँ। अभी कोरोना मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो इसीलिए वैक्सीन आने के बाद मैं तो सोचूंगा कि मेरी तबीयत कैसी है, देख कर मैं निर्णय ले लूँगा। लेकिन वैक्सीन लेना अच्छी बात है। अगर अपने को ज़िंदगी में और अच्छा काम करना है, बाल बच्चों को संभालना है और कोई अच्छा काम करना है, तो वैक्सीन लेना तो ठीक है। ये प्रिवेंटिव ऐसा कोरोना ना हो उसके लिए वैक्सीन है, ये कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है। सर एक और बात कि AIMIM जो है वो अब गुजरात में भी स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने जा रही है, बंगाल में भी चुनाव लड़ेगी, तो लगता है कि एक अलग से राजनीति हो रही है। नहीं, AIMIM मतलब गुजरात में और बंगाल में चुनाव लड़ने जा रही है, इसीलिए बीजेपी आगे बढ़ने जा रही है। तो मतलब अगर ये जहाँ ये मतलब वोट काटेगी, कांग्रेस को मिलने वाला वोट अगर ये MIM काटेगा, उसका फायदा बीजेपी को होता ही है। तो इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट खड़ा करे, और 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो जाएंगे, और बीजेपी की 350 के ऊपर सीटें आ जाएगी। वेस्ट बंगाल में कम से कम 200 के ऊपर, जिस तरह ममता बनर्जी की 211 सीटें 294 सीटों में से आई थी, तो वेस्ट बंगाल में दलितों का परसेंटेज 36% है।